नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। तो साथियों, आज हम उत्तर वैदिक काल राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? तो भैया देखो, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के दौरान क्या है? राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे जो कि उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था है। इसमें क्या था कि देखो, ऋग्वेद काल के दौरान होता क्या था, ऋग्वेद काल में होते थे कबीले। क्या होते थे? कबीले। अब इन कबीलों का उत्तर वैदिक काल में हो गया विस्तार। विस्तार यानी कि ये बढ़े, ठीक है ना। और आर्य लोग जो थे उन्होंने अपने क्षेत्र विस्तार किया, और जब क्षेत्र विस्तार किया तो वो हो गए कबीलों से बढ़कर राज्य, ठीक है ना। अब जब वो राज्य हो गए तो अब उनको क्या कहने लगे? अब उन्हें प्रदेश कहने लगे। उस समय के लोग क्या कहने लगे? प्रदेश। कब कहने लगे? तो उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। अब कहने लगे। अब ये जो कबीले थे वो जनों से बनते थे। अब जनों को क्या कहने लगे उस समय? जनपद। तो उत्तर वैदिक काल में देखो, ऋग्वेद काल में क्या थे? ये ऋग्वेद काल में थे कबीले। अब क्षेत्र विस्तार हुआ। जब क्षेत्र विस्तार हुआ तो ये कबीले कौन बनाते थे? जन, ठीक है ना, जन बनाते थे। अब उत्तर वैदिक काल में इनका जब विस्तार हुआ, किनका? कबीलों का। कबीलों के साथ में जनों का विस्तार हुआ, तो ये उत्तर वैदिक काल में क्या बन गए? जनपद। किस नाम से जाने गए? तो ये जनपद नाम से जाने गए। कब जाने गए? तो उत्तर वैदिक काल में ये लोग जाने गए। अब शासन कैसा था इनका उत्तर वैदिक काल में? वही राजा था। जब राजा था तो इनका शासन जो था, शासन का आधार जो था वो राजतंत्र हुआ। भाई, इनके ऊपर शासन करने वाला कौन था? राजा। अब राजा होगा, राजा शासन करेगा तो क्या अंततः कहलाएगा? तो राजतंत्र। और आज के आधुनिक समय क्या? प्रजा का शासन है, लोगों का शासन है, तो उसे लोकतंत्र बोला जाता है, प्रजातंत्र बोला, प्रजा का शासन प्रजा, ठीक है ना। है, अब संविधान का शासन है तो लोकतंत्र। तो राजा का राजतंत्र उस समय कहा जाता था। अब जब देखो जनपद बने, जनपद के साथ साथ में क्या बने थे उस समय? मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में, जब उत्तर वैदिक काल था तो आर्य लोगों ने जब अपना विस्तार किया था ना, तो विस्तार के साथ साथ क्या हुआ था? इनका जब क्षेत्र विस्तार हुआ था तो क्षेत्र जो विस्तार जो हुआ था, और उन विस्तारों के बाद में बन गए जनपद। अब जनपदों का जब हुआ तो जनपदों से क्या निकले? जनपदों से निकल गए फिर उत्तर वैदिक काल में 16 जनपद निकले, 16 महाजनपद, ठीक है ना। तो वो कब निकले थे? तो उत्तर वैदिक काल के दौरान ही आर्य लोगों ने जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया वो जनपद कहलाए, और जो जनपद कहलाए तो उनको ही आगे हम जो पढ़ेंगे वो 16 महाजनपदों के अंतर्गत पढ़े जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कब बने थे वो? तो उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्य लोगों ने जब अपना क्षेत्र विस्तार किया था। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इन जनपदों में क्या था कि जनपदों में देखो राजा था तो राजतंत्र था, लेकिन इन्हीं के दौरान यहां गणराज्य भी थे, ठीक है ना। कौन से? गणराज्य। कब बने? उत्तर वैदिक काल के ही दौरान। याद रखना, जनपद और गणराज्य ये वहां पर बने। अब ये भी देखो, ये भैया देखो, जनपद भी बन गए और गणराज्य भी बने उत्तर वैदिक काल में। अब इनके लिए भाई जैसे राज्य है, राज्य है। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, पहले क्या था? कबीले थे, कबीले से जन हो गए, जन से जनपद, जनपद से गणराज्य, जनपद दोनों। लेकिन इनके बाद में ये जनपद क्या है? एक राज्य में परिवर्तित होते हैं। राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? राज्य हो, या फिर जो राजा इन जनपदों में या इन गणराज्यों में शासन करते थे तो उसके लिए वो क्षेत्र क्या होते थे? राष्ट्र, ठीक है ना। तो पहली बार उत्तर वैदिक काल में ही किस शब्द का प्रयोग किया गया है इन राज्यों के लिए, इन जनपद का? राष्ट्र शब्द का, ठीक है ना। तो क्या कहा गया? ये राष्ट्र शब्द जो है पहली बार प्रयोग जो हुआ, उपयोग जो हुआ या बोला गया, ठीक है ना। कब बोला गया? तो उत्तर वैदिक काल के दौरान ये शब्द बोला गया, ठीक है ना। राष्ट्र शब्द का सबसे पहले उपयोग कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में ये शब्द आया।
अब भैया शासन व्यवस्था से, क्योंकि हम राजनीतिक व्यवस्था से जानकारी जुटा रहे, उसी के बारे में चर्चा होंगी। तो जब राजा बना तो राजा बनेगा या नहीं बनेगा, इसके लिए क्या होती थी, ऋग्वेदिक काल में 4 समितियां होती थी, 4 सभाएं होती थी एक तरह से। कौन कौन सी? सभा, समिति, विदत और गण। लेकिन समय कौन सा आ गया ऋग्वेद के बाद में? उत्तर वैदिक काल। भाई पूर्व वैदिक काल में हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं और उत्तर वैदिक काल में हम तीनों वेदों को और उनका सरल और उनका जो वेदों का विस्तार हुआ, ठीक है ना, उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो क्या चीज बन के आई कि राजा का चुनाव होता था और राजा पर अंकुश लगाने के लिए कुछ समितियां भी थी उस समय। दोस्तों को ऋग्वेद काल में थी 4। कौन कौन सी? तो सभा, समिति, विदत और गण। गण एक सैनिक इकाई भी थी उस समय की, ठीक है ना। सभा समिति उस समय ऋग्वेद काल के दौरान थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में, इसमें फिर बोल देता हूं, उत्तर वैदिक काल में राजा के ऊपर अंकुश लगाने की जो ताकत थी, यानी राजा को पद से हटाने की या उसे निर्वाचन के द्वारा चुनने की जो ताकत थी, वो सभा और समिति में, ठीक है, इन 2 में थी, सभा में थी और समिति में थी। अब ऋग्वेद काल के दौरान 4 थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में रह गई 2, सभा और समिति। अब ये रह कैसे गई वो भी जान लो। सभा और समिति तो 2 थी, अब इसमें कौन सी नहीं रही? विदत और गण। ये दोनों संस्थाएं क्या हो गई? ये कोष्टक में ले, ये उत्तर वैदिक काल में क्या होगी? समाप्त। ठीक है, तो ये दोनों समाप्त हो गई और उत्तर वैदिक काल में रह गई सभा और समिति। और उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले इसको, उत्तर वैदिक काल में हम किस किस को पढ़ते हैं वो भी बता देते हैं। तो देखो उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ते हैं सबसे पहले सामवेद, ठीक है, और यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, समझ गए हो गए आप लोग सभी? ठीक है, अब हम इनको पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो ये जो सभा समिति ऋग्वेद काल में भी थी, विदत और गण भी थे, लेकिन वो उत्तर वैदिक काल में, यहां लिख देता हूं शॉर्ट में, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, काल में ये हो गए समाप्त। ठीक है, अब कौन सी बची उत्तर वैदिक काल में? तो सभा समिति। और सभा समिति को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा गया? उत्तर वैदिक काल के साथ साथ उत्तर वैदिक काल को पढ़ते हैं अथर्ववेद में, तो इसको क्या कहा गया? प्रजापति की 2 पुत्रियां। सभा समिति को प्रजापति की पुत्री, ठीक है, सभा समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया। किसको कहा गया? प्रजापति की पुत्री कहा गया। को बता देता हूं, सभा से किसमें कहा गया? तो अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में कहा गया। ये आपको समझ में आ गई, क्योंकि राजतंत्र से संबंधित जानकारी और राजा, ये वो 2 समितियां थी जो कि राजा को पद से हटाना है या नहीं हटाना है, इनका निर्वाचन करना, यानी एक तरीके से चुनाव कि भाई हमारे राजा ये होंगे। उसी तरीके से ये वो 2 समितियां हैं जिनको अथर्ववेद में प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। यही राजा के ऊपर निरंकुशता पर रोक लगा सकती थी। इसके बाद राजा की उत्पत्ति। अब क्या है कि भाई राजा होते थे या नहीं होते थे, बात कर ले, भाई करनी पड़ेगी। तो राजा की उत्पत्ति को जो संबंधी विवरण ज्यादातर देखने को मिलते हैं ना, राजा की उत्पत्ति और देवीय, जो क्योंकि एक राजा था और राजा वही होता था जिनको उस समय के जो आर्य लोग ये समझते थे कि इन पे देवीय शक्तियां मिल चुकी हैं और ये सबसे शक्तिशाली हैं, ठीक है ना। तो राजा की देवीय शक्ति की जो उत्पत्ति है उसके जो विवरण है, यानी कि राजा सबसे शक्तिशाली है, राजा पृथ्वी पर सबसे अलौकिक है, राजा ही
इस पूरे संसार का कर्ता धर्ता है उस समय के अनुसार, ठीक है ना, उस समय की प्रजा के अनुसार, ये सारे शब्द मैं बोल रहा हूं। तो सबसे ज्यादा क्या था, ये जो इस तरीके के शब्द थे कि भाई जो कुछ भी है, राजा के अलावा कोई कुछ नहीं है, तो इसका जो विवरण मिलते हैं, विवरण मतलब ये जो जानकारियां मिलती है सबसे पहले कि राजा सबसे शक्तिशाली है, राजा की सब प्रजा हैं और राजा को देवताओं से शक्ति प्राप्त हो गई है, अब जो भी करेगा राजा करेगा, है ना, राजा। और ये सभा समिति भी ये कहती थी कि निर्कुंज इन पे कि ये राजा है, इसे सारी चीजें मिली हुई हैं, लेकिन वही सभा समिति उस राजा पर रोक भी लगाती थी। लेकिन ये जो तरीके, ये जो शब्द थे ना कि भाई राजा परम शक्तिमान है, राजा को देवी देवताओं से वरदान मिल गया है, राजा ही पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बलशाली और ताकतवर है, तो इस तरीके के शब्दों की जो विवेचना है, यानी देवी उत्पत्ति के बारे में जो विवरण मिलता है, तो वो जो सबसे पहले मिलता है ना राजा की, तो किसमें मिलता है, यहां पे लिख देता हूं, देखो, एक तो देवी उत्पत्ति, ठीक है ना, देवी उत्पत्ति का विवरण, समझ रहे हो, किसकी, राजा की, राजा की, ठीक है ये, और राजा की उत्पत्ति, दो उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति और उसे देवी अधिकार मिलने का जो विवरण ज्यादातर देखने को मिला, वो मिला इसमें ऐतरेय ब्राह्मण में। अब ये ऐतरेय ब्राह्मण किसका है, तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गई होगी आपको कि भाई राजा को किस प्रकार से उस समय शासन व्यवस्था की, राजनीतिक व्यवस्था की, सॉरी हम बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी किस प्रकार से कि भाई उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक डिवीजन की तो तीनों वेद थे, उन वेदों में पहले क्या थे, कबीले थे, कबीले के बाद में जनपद बने, जनपद के साथ साथ उत्तर वैदिक काल में गण बने, ये बन गए। इनके बाद में इन गणों या जनपदों को सबसे पहले राष्ट्र शब्द की जो उत्पत्ति हुई, यानी इन क्षेत्रों को राष्ट्र जो कहा गया वो उत्तर वैदिक काल में कहा गया, ठीक है ना। अब इनके बाद में अब इन पे शासन करने वाला चाहिए, ठीक है ना, इन जनपदों पर, इन गणराज्यों पर एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो इनकी शासन कर सके, ठीक है ना, शासन कर सके या इन पर राज कर सके। तो राज करने के लिए क्या है कि वहां पर सभा समिति थी, जो कि उत्तर वैदिक काल में ये तो समाप्त हो गई, लेकिन ये ऋग्वेद काल में थी, ऋग्वेद काल में थी, तो इन्हीं को अथर्ववेद में प्रजापति की पुत्री कहा, क्योंकि अथर्ववेद को हम कब पढ़ेंगे, तो उत्तर वैदिक काल में। अब जो राजा बनता है इन क्षेत्रों के ऊपर, इन क्षेत्रों के ऊपर जो राजा बना, तो उसकी राजा यानी कि राजा की उत्पत्ति, और उसे देवीय वरदान मिले, या फिर वो परम शक्तिमान है, कर्ता धर्ता है, इस तरीके के जो वर्णन सबसे पहले, यानी उसके लिए जो शब्द सबसे पहले प्रयोग में आए वो ऐतरेय ब्राह्मण में आए। और ऐतरेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो वो ऋग्वेद का है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में जब राजा का निर्वाचन होता, ठीक है ना, राजा क्या होता, निर्वाचन, निर्वाचन मैंने आपको बताया जैसे आज के आधुनिक समय में वोट पड़ती है, इलेक्शन होते हैं ना, उसी प्रकार उस समय होता था। तो राजा को क्या कहा गया भाई, जनपदों के ऊपर विषयों के ऊपर, विषय जनपदों से बड़े होते थे, विष, जिसके लिए मैंने बोला ना राष्ट्र शब्द की भी उत्पत्ति हुई, एक तरीके से देश। तो राजा को उस समय क्या कहा गया था, तो देखो राजा को, राजा बन गया राजा अब यहाँ पर, ठीक है ना, एक मान लीजिए राजा बन गया, तो राजा को क्या बोला गया, विषपति,